Namaste, welcome to Urban Chatterati. This is Abhinav Prakash, and today I'm joined by senior journalist and a keen observer of UP politics, हर्षवर्धन जी। हर्षवर्धन जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हर्षवर्धन जी, इस समय यूपी की राजनीति थोड़ी गरमाई हुई है। भाजपा की चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है और ये अफवाहें बहुत आ रही हैं कि भाजपा योगी जी को मुख्यमंत्री के पद से हटाने की जो है बात कर रही है, या ऐसे विचार चल रहा है। सो आप हमको बताएंगे कि अंदर की बात यूपी में क्या चल रही है? देखिए अभिनव जी, सबसे पहले तो ये कि यूपी में तो हमेशा गर्मी रहती है और राजनीतिक तौर पर गर्मी की वजह भी है कि एक तो सबसे बड़ा राज्य है, करीब 22.5 करोड़ लोग रहते हैं। दूसरा, यहाँ से जब 80 सांसद चुने जाते हैं तो वो एक बहुत बड़ा हिस्सा हो जाता है। तीसरी बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा राज्य है, बहुत विविधता वाला राज्य है, उसके बावजूद एक राज्य बना हुआ है। तो मैं जब किसी भी चर्चा में उत्तर प्रदेश से संबंधित रहता हूं तो मैं कहता हूं कि जो लोग इसको छोटे टुकड़ों में बांटने का सोचते हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि उत्तर प्रदेश कैसे ये एक क्षेत्रीय विमर्श को हमेशा ध्वस्त करता है, राष्ट्रीय विमर्श के साथ रहता है। अब राष्ट्रीय विमर्श के साथ रहने वाला राज्य, 22.5 करोड़ की आबादी वाला राज्य, तो जाहिर है कि उसकी चर्चा होगी, और वो भी अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, इतना प्रचंड बहुमत मिला हो तो मुश्किल होती है। लेकिन अभी ये सब जो चर्चा चल रही है वो ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल हुआ ये कि भारतीय जनता पार्टी का जो एक कहें कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, प्रोसेस है, वो प्रक्रिया चलती रहती है। चुनाव नजदीक आ गए, वो प्रक्रिया तेज हो गई। जैसे ही वो प्रक्रिया तेज हुई तो जो राजनीतिक अनुमान लगाने वाले लोग बैठे हैं, जिनको ये लगता है, क्योंकि कांग्रेस की राजनीति वो देखते हैं, दूसरे दलों की राजनीति देखते हैं, जहां ये मुश्किल होता है कि इस तरह से बिना किसी वजह के ऑब्जर्वर तो भेजा नहीं जाता है। कांग्रेस में कहां कभी जब राज्य में दो धड़े लड़ते हैं, जब सिद्धू साहब अमरिंदर जी के लिए मुसीबत बनते हैं, तब वहां से लोग जाते हैं। सचिन पायलट अशोक गहलोत के लिए मुसीबत बनते हैं, तब वहां से लोग जाते हैं। तो ये एक तरीका है। तो उनको लगता है कि शायद ये अब राज्य में परिवर्तन के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ सोच रही है। मेरा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के बदलाव की कहीं कोई खबर नहीं। लेकिन हां, एक बात जरूर है जिसको हमें ठीक से समझना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी फीडबैक के आधार पर काम करने वाली पार्टी है। फीडबैक कब आपको मिलेगा? जब आप सभी कंसर्न जो लोग हैं, जिसको हम कहते हैं जितने भी पक्ष हों, उन सब से बात करें। तो जाहिर है योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, उनका बहुत बड़ा मंत्रिमंडल है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, संगठन मंत्री हैं, अध्यक्ष हैं, तो उन सब लोगों से राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष जी बात कर रहे हैं। उनके अलावा राधा मोहन सिंह, जो केंद्रीय कहें कि पर्यवेक्षक कह लें, प्रभारी के तौर पर वही हैं, तो वो भी उनसे बातचीत कर रहे हैं। और जाहिर है फीडबैक की पार्टी है, तो जो फीडबैक मिलेगा उसके आधार पर वो काम करेगी। लेकिन योगी जी को लेके बहुत सारी खबरें हमको देखने को मिल रही हैं। कहा जा रहा है कि बहुत सारे विधायक असंतुष्ट हैं, पार्टी में बहुत खुशी नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सेस नहीं है कार्यकर्ताओं का, उनका काम नहीं होता है। जैसे सपा की सरकार में जो है, अगर आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो हर थाने में, हर विभाग में आपका काम होगा। योगी जी की सरकार में भाजपा कार्यकर्ताओं का वैसे काम नहीं हो रहा है। तो इसके लेके ग्राउंड रियलिटी क्या है? क्या कोई डिससेटिस्फैक्शन है योगी जी को लेके पार्टी के अंदर और कार्यकर्ताओं में? दरअसल इसको थोड़ा दूसरी तरह से देखना चाहिए, और मैं ये कहता हूं कि योगी आदित्यनाथ एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके नाम पर चुनाव नहीं लड़ा गया, चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा गया, जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन से नहीं आते हैं। वो भले ही कई बार के सांसद रहे गोरखपुर से, लेकिन वो गोरक्षनाथ पीठ का प्रभाव है। वो महंत दिग्विजय नाथ जी, उनके बाद उनके शिष्य, और उनके बाद उनके शिष्य, तो इस तरह से एक वो गुरु शिष्य परंपरा और गोरखनाथ मठ का प्रभाव, उसकी वजह से। और चूंकि गोरखनाथ मठ का स्वतंत्रता आंदोलन में, और उसके बाद फिर हिंदू आंदोलनों में, और उसके बाद राम मंदिर आंदोलन में बड़ी भूमिका रही है, इन वजहों से उसे भारतीय जनता पार्टी का पर्याय मान लिया गया। लेकिन योगी आदित्यनाथ कभी भी नेता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन से उनका कभी तालमेल नहीं रहा। यहां तक कि उन्होंने शिव प्रताप शुक्ला, जो मंत्री भी रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, राज्यसभा सदस्य, विधायक रहे, वहां मंत्री रहे, उनके खिलाफ बाकायदा एक तरह से कहें कि उनको अपमानित किया राधा मोहन दास अग्रवाल को चुनाव लड़ाकर।
गोरखपुर में जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं या पूरे संघ परिवार का जो स्ट्रक्चर है, उनमें से कोई भी वो गोरखनाथ मंदिर जिसको कहते हैं ना कि उधर से कोई ऐसा उनका कोई तालमेल नहीं था। लेकिन हाँ, ये जरूर था कि एक हिंदुत्व की ऐसी लाइन है जिस पर दोनों एक साथ मिलते हैं। 2012 के चुनाव में तो बाकायदा हिंदू युवा वाहिनी जो योगी जी का अपना मंच था, उसके जरिए उन्होंने कई लोगों को चुनाव लड़ा दिया। हालांकि उसका प्रभाव न होना था, न हुआ, वो नहीं रहा। 2017 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लड़ी, और जहां तक भारतीय जनता पार्टी पहुंची थी, उसको ये लगा कि ये जो जातीय खांचे हैं उसको फिट करने के लिए कोई ऐसा आदमी चाहिए जो जिसको कहते हैं ना कि जातीय राजनीति से अलग हो। तो उस वक्त योगी आदित्यनाथ का नाम सबसे आगे आया। जो दूसरे नाम थे, मनोज सिन्हा लगभग मुख्यमंत्री बन ही गए थे, तो अपने कुलदेवी के मंदिर भी हो आए थे, केशव प्रसाद मौर्य या दूसरे जो भी लोग थे, वो सब इस रेस में पीछे हट गए। और आज की स्थिति में अगर हम कहें तो इसमें कहीं कोई संदेह नहीं कि योगी आदित्यनाथ ने जो भारतीय जनता पार्टी का अपना एजेंडा है उस पर बहुत अच्छे से सरकार चलाई है। जो चाइनीज वायरस के समय जो दोनों लहर कही जाती है, बीच का कुछ समय छोड़ दें, दूसरी लहर में करीब 1 हफ्ते का समय था जब लगा कि उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं है, उसके अलावा बहुत अच्छे से उसे प्रबंधन बहुत अच्छा किया। इतने बड़े राज्य में इतने कम मामले, ये बहुत मुश्किल होता है। और जो सबसे बड़ी बात थी कि जिसको हम कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, जिसको बार बार हम काउंटर के तौर पर देखते हैं कि एनकाउंटर्स बहुत हुए, अपराधी भागे, क्या मुख्तार अंसारी पंजाब में बैठा रह गया, उसको खींच के ले आए, तो ये सब जो है ये योगी आदित्यनाथ के पक्ष में है और उन्होंने बहुत अच्छे से किया। लेकिन इसका दूसरा पहलू क्या है? इसका दूसरा पहलू ये है कि उत्तर प्रदेश में कैबिनेट में दो प्रवक्ता हैं, श्रीकांत शर्मा और सिद्धार्थनाथ सिंह, लेकिन इन दोनों में से कोई भी राज्य सरकार के कोविड प्रबंधन टीम का हिस्सा नहीं। अब ये कैसे संभव हो सकता है कि पूरी कैबिनेट में एक भी मंत्री नहीं है जो कोविड प्रबंधन टीम में काम करने के लायक हो? टीम 11 पहले काम करती थी, अभी टीम 9 काम करती है, यानी पूरी तरह से प्रशासनिक अधिकारियों पर आश्रित। और ये कोई छिपी हुई बात नहीं है, ब्रजेश पाठक ने चिट्ठी लिख दी, ये कोई छिपी हुई बात नहीं है कि बहराइच के जिलाध्यक्ष ने तो नोटिस लगा दी कि भैया नहीं हो पाएगा सरकार से काम, हमारे पास आओ, हम चलेंगे। और ऐसे ढेर सारे हर जिले से इस तरह के स्वर उभरे। लेकिन ये राजनीति में और संगठन में बड़ा स्वाभाविक होता है, जिसकी नहीं चलती है वो लोग इस तरह का हल्ला हंगामा करते हैं, और जिनकी चल रही होती है वो कहते हैं कि इससे सुंदर सरकार नहीं चल सकती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को व्यवस्था के तौर पर ये देखना होगा। ये कभी आपने बड़ी खूबसूरत बात कही कि जब सपा की सरकार होती तो उसका हर कार्यकर्ता लगता है कि थाने में पहुंचा तो वो दरोगा हो गया, डीएम ऑफिस में पहुंचा तो डीएम हो गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मुश्किल है कि जब सपा की सरकार होती तो फिर भी लड़ के कुछ ले लेते हैं। उनकी अपनी सरकार होती है तो करप्शन रोकने, लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करने के नाम पर सबसे पहले भाजपा कार्यकर्ता को ही कुचल दिया जाता है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा को अपनी राजनीतिक शैली पर विचार करना चाहिए कहीं भी। और योगी जी तो बाकायदा जिले की और कमिश्नरी की समीक्षा बैठक लेते थे तो कहते थे कि कोई विधायक सांसद कुछ नहीं, आप बिल्कुल किसी से डरिए नहीं। अरे भाई, ये सब जानते हैं कि डरिए नहीं, लेकिन आप मंत्री बैठा हुआ है, प्रभारी सांसद बैठा हुआ है, विधायक थोड़ी तो उसका स्पेस चाहिए, वो राजनीति करे या ना करे। मुझे लगता है कि ये एक वजह है जिससे इसको लोग हवा दे रहे हैं। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, न तो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व इस बारे में सोच रहा है। जी, लेकिन आपने ये महत्वपूर्ण बात कही कि 2017 में भाजपा सोच रही थी कि एक ऐसा फेस लाया जाए जो जातीय समीकरण से थोड़ा ऊपर हो, जिसकी एक पैन यूपी अपील हो। लेकिन आज ये आरोप लगता है इस सरकार पे कि यहाँ पे भी जातिवाद हो रहा है, चाहे वो अगड़ी जातियां हो, चाहे बैकवर्ड कास्ट हो, चाहे दलित जातियां हो, सभी असंतुष्ट कहीं ना कहीं दिखती हैं इस मामले को लेके, रिप्रेजेंटेशन को लेके। ऐसा कहा जाता है कि ये वैसा ही हो गया है जिस सपा की सरकार में था। इसमें कितनी हकीकत है, ये कितनी सच्चाई है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मुझे लगता है कि ये थोड़ा अतिरेकी है, ये जरूर है। और देखिए, जब चूंकि अब तो सभी जातियों ने उत्तर प्रदेश में अपना अपना खांचा बहुत फिट कर लिया है। एक समय था जब सिर्फ ब्राह्मण राजपूत ही सारी राजनीति कंट्रोल करते थे, तो उनको बड़ा कष्ट हुआ जब उनके हिस्से की चीजें गई। और बहुत जिलों में ऐसा है जहां सिर्फ ब्राह्मण राजपूत लड़ते हैं, तो वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ कोई साजिश करने में कसर नहीं छोड़ते, और अपना हिस्सा थोड़ा मजबूत रहे उसमें कसर नहीं छोड़ते।
लेकिन हाँ, ये प्रश्न बार बार उठता है कि जो ब्राह्मण राजनीति है, जो उसका नेतृत्व है, उसको उतनी हिस्सेदारी या कहें कि उतना सम्मान इस सरकार में नहीं मिला, जो कि उसकी अपनी सरकार है। कहते हैं कि ये तो पार्टी ही ब्राह्मण बनिया के रह गई थी, वो तो नरेंद्र मोदी आए, केशव मौर्य आए, ऐसे ढेर सारे उदाहरण हैं जिसकी वजह से अब कहा जाता है कि ये सर्व समावेशी पार्टी हो गई। और जाहिर है आधार इतना बड़ा नहीं होता तो जीतते भी नहीं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जब हम कहते हैं कि उनको जो वर्ग है उनको प्रतिनिधित्व मिलना, तो वो प्रतिनिधित्व हमेशा नंबर से नहीं होता, यानी इतने विधायक, इतने सांसद, इतने मंत्री, इससे नहीं होता। मेरा ये मानना है कि वो प्रतिनिधित्व होता है मैसेजिंग से, संदेश कैसे आप दे रहे हैं, और वो संदेश देने में निश्चित तौर पे जो सरकार है उसकी तरफ से कुछ तो कमी रह गई है, और वो सरकार के भीतर भी लोगों को पता है, संगठन में भी लोगों को पता है। उसको ही, जिसको कहते हैं ना, कील कांटा दुरुस्त करने की ये कोशिश चल रही है, जो बीएल संतोष जी पिछले 2 दिनों से लखनऊ में डेरा जमाए। जी, लेकिन अगर ये कोविड मैनेजमेंट की बात करें, ये बात सही है कि हालात यूपी में उतने नहीं बिगड़े जैसा लग रहा था शुरू में। जब से योगी जी ने कमान संभाली फिर से, तब से जो है हालात में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। लेकिन यूपी में कोविड उतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना बड़ा मुद्दा है ब्यूरोक्रेट की सरकार चलना। गांव में, जिलों में पुलिस का जो दबदबा है, जो प्रशासन की जो एरोगेंस है, उसको लेके जनता में काफी गुस्सा है, ऐसा सुनने में आता है, ऐसा बहुत लोग बताते हैं। खासतौर पे पैंडेमिक एक्ट के नाम पे पुलिस ने बहुत बुरा व्यवहार किया है गांव में और छोटे शहरों में। तो आपको लगता है कि इसका कुछ नुकसान भाजपा को अगले साल उठाना पड़ सकता है? मुझे लगता है कि देखिए, अभी करीब करीब 8-9 महीने या 10 महीने हैं चुनाव में। जनवरी फरवरी में ये आएगा, जनवरी में नोटिफिकेशन आएगा, और मेरे ख्याल से फरवरी मार्च में तारीखें होंगी जो चुनाव होगा। और चूंकि अभी मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं चंद्रा साहब, उन्होंने कह दिया कि पंजाब और उत्तर प्रदेश के चुनाव समय पर होंगे। देखिए, एक चीज तो समझिए, जब इस तरह की महामारी होगी तो प्रशासन को कड़ाई करनी पड़ेगी। और मुझे नहीं लगता कि ये कहना कि पैंडेमिक एक्ट के नाम पर कोई गड़बड़ हुई ये ठीक होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने जिस तरह से काम किया है वो अकल्पनीय है। मैं फिर से कह रहा हूं कि इसको, ठीक है, अब दिक्कत ये है कि योगी जी के जो सलाहकार हैं वो भी, उनको उनका सारा जोर योगी को महामानव बनाने में लग जाता है, वो छवि निर्माण में लग जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो तर्कों तथ्यों के साथ बात ज्यादा करें बनिस्बत इसके, और जब वो छवि चमकेगी तो निश्चित तौर पर योगी जी की चमकेगी, वो मुख्यमंत्री। लेकिन ये सच है कि इतने बड़े राज्य में जो संसाधनहीन है, जहां एक जगह से दूसरी जगह जाना, आप सोचिए कि अगर आप यहां से गाजियाबाद नोएडा से शुरू करें और गोरखपुर तक आपको जाना हो तो आप 1000 किलोमीटर का सफर तय कर लेते हैं। 1000 किलोमीटर, इतना बड़ा राज्य है। आप सोचिए उस राज्य में कहीं से भी आपको ऐसी कोई गड़बड़ नहीं सुनने को मिली। अब ठीक है, जो लोग गंगा किनारे रेती में लाश दब गई उसकी फोटो निकाल रहे हैं, अब उनमें से कौन जानता है कि पहले भी ये सब होता था। और जाहिर है जब कई गुना लोगों का जीवन चला गया तो उन लोगों का भी गया जो ऐसे करते थे, और वो मामले सामने आए। लेकिन हुआ क्या, योगी जी की छवि बनी रहे इसके लिए उसको रिपोर्ट को गलत तरीके से पेश किया गया, दबाने की कोशिश की गई, सबको झूठा साबित करने का प्रयास किया गया। मुझे लगता है कि ये सरकारों का संकट होता है, और खास करके जब सरकार ब्यूरोक्रेसी चलाती, किसी भी जगह पर किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम वाले आदमी की जब दखलंदाजी नहीं होगी। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, आप तो श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में है, और ढेर सारे लोग आपके प्रशासनिक, जो कहें कि IAS IPS IFS सब परिचित हैं। अब जरा बताइए, कितना भी आपका मित्र हो IAS IPS, मतलब वो बहुत, जिसको कहते हैं कि लंगोटिया यार ना हो, तो थोड़ा सा औपचारिक संबंध है तो उसके यहाँ आप जाते हैं तो बात का तरीका क्या हो, कितने औपचारिक तरीके से शब्दों को नाप तोल कर आप भी बोलते हैं, वो भी बड़े अंदाज में बोलता है। नेता के साथ जाते हैं तो कैसे बात करते हैं? नेता को आप, कितना भी बड़ा नेता है, 2 मिनट में उसको उतार देते हैं, कहते हैं साला तुम्हारी सरकार 2 कौड़ी की, तुम्हारा काम बेकार। ये लोकतंत्र की ताकत है, ये गड़बड़ी नहीं है। यही ताकत है लोकतंत्र की कि जनता का जब मन करे नेता के घर में धमके और उसको ठीक से धमका दे। अब धमकाने का मतलब ये थोड़ी ना है कि कोई उसको जान माल की धमकी, धमकाने का मतलब कि लोकतंत्र में ताकत किसके पास है। अब वो ताकत आपने दे दी IAS अधिकारी को। अब बताइए वो ब्यूरोक्रेट के पास कौन सी जनता जाके फीडबैक देगी भाई, कौन जाके बताएगा कि क्या हो रहा है?
डीएम साहब से तो थोड़ा ठीक है, एक लाइसेंस मिल जाए उतनी कृपा बनी रहे बहुत, तो कहाँ कौन जाए बताएगा। उत्तर प्रदेश में ये संकट है। और निश्चित तौर पर जब इतनी बड़ी महामारी होती है, लोग जिसको कहें कि अपनों को खोते हैं, लोगों का जीवन चला गया, तो उसका गुस्सा, उसकी नाराजगी होती है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि इसके बावजूद अगर पूरे प्रदेश में कोई हर जिले में गया तो वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, अखिलेश यादव अपने व्हाइट हाउस से बाहर नहीं निकले, वहीं से वो ट्वीट करते हैं, वहीं से वो भाजपाई वैक्सीन बताते हैं, वहीं से सब कुछ करते हैं। तो इसलिए बहुत जिसको कहते हैं ना कि कई बार विकल्पहीनता भी बड़ा अवसर दे देती है। तो निश्चित तौर पर लोगों का गुस्सा है, नाराजगी है, लेकिन ये सच है कि जो विपक्ष है वो गायब है। राहुल प्रियंका देखिए कहीं आपको नहीं दिखे होंगे, पूरे किसी एक जिले में वो गए हों, अरे कुछ नहीं तो जाके अमेठी कुछ दिन रह लेते, कुछ नहीं तो जाके स्वराज भवन कुछ दिन रह लेते, जो नेहरू जी की कोठी है वहीं रह लेते कुछ दिन, कहीं नहीं गए। तो इस सब का लाभ मिलता है। तो ये मैं इस पे आने वाला था, इस मुद्दे पे आपने इस मुद्दे को उठा दिया। विपक्ष का यूपी में क्या हाल है, खासतौर पे सपा और बसपा की बात करें, उनकी प्रेजेंट कंडीशन क्या है, क्या वो चुनौती देने में कुछ सक्षम हो पाएंगे अगले साल? देखिए एक बात स्पष्ट समझिए, मुझे लगता है कि इसमें अब कोई भ्रम और नहीं रह गया है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के पास अभी भी एक साइजेबल वोट बैंक है, उसमें कोई भ्रम नहीं है बहुत बड़ा। ये एक मुश्किल है कि उनमें से किसी को भी अपने नेता सड़क पर नहीं दिख रहे, लड़ते हुए नहीं दिख रहे। अगर वो लड़ते तो जिस तरह के, जिसको कहते हैं जो बबल्स क्रिएट हुए थे ना, उसमें जगह बनती है। राजनीति ऐसे ही होती है, राजनीति जगह तो ऐसे ही बनती है, लेकिन उन बबल्स के बीच में कहीं भी जगह बनाने की कोशिश नहीं। और अभी की जो जनता है, क्योंकि सोशल मीडिया का टाइम है, ज्यादा रीच होती है। अभी मैंने कोई बात कही, मेरी कोई बात गलत होगी तो पता चला 5 लोग निकाल के सही बात लाएंगे, कहेंगे हर्षवर्धन त्रिपाठी तो ये बोल रहे थे, जबकि सच तो ये है। या मेरी ही कोई बात उठा के लाएंगे, कहेंगे अरे परसों तो आपने ये बोला था, आज ये बोल रहे हैं। तो जो विश्वसनीयता होती है ये हमेशा खतरे पर होती है, साख हमेशा दांव पर लगी होती है, और नेताओं की तो और ज्यादा। तो ऐसे में अगर आप अपनी जनता से कनेक्ट कम रखते हैं, जो मुश्किल मायावती जी की भी है, जो मुश्किल अखिलेश यादव की है, यहां अखिलेश जी को एक लाभ मिलेगा जो निश्चित तौर पर बड़ा लाभ होगा। मुस्लिम वोट जिसको कहते हैं ना कि 100% पोलराइजेशन होगा इस बार। और मायावती जी के पक्ष में जो होता क्या था कि उत्तर प्रदेश में 100 मुसलमान वोट करता था तो 56-57 समाजवादी पार्टी को कर देता था, और बहुजन समाज पार्टी को बहुत होता था तो वो 20, 22, 25, अधिकतम 28, यानी 30 के नीचे रहता था। और बचे 10 में 10-11 में वो कांग्रेस पार्टी, पीस पार्टी और दुनिया भर की छोटी छोटी पार्टी है। मुख्तार तो किसी से भी लड़ जाएंगे तो उनको मिल जाए। तो इस तरह से वोट बढ़ता था। मायावती की कोशिश थी कि वो उस तरफ पहुंचे। 2017 में 100 से ज्यादा विधायकों को उन्होंने टिकट दिया था। विधायक क्या मतलब प्रत्याशी उतारे थे मुस्लिम, नहीं लाभ हुआ। अब इस समय की जो स्थिति है, और खास करके योगी जी का जो जिसको कहते हैं कि एक उनकी जो छवि है, उसमें जो मुस्लिम होगा वो और ज्यादा समाजवादी पार्टी के नजदीक जाएगा। अखिलेश जी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, हालांकि ये नुकसान भी करता है राजनीति में जब आपको कुछ करने की इच्छा ही नहीं। लेकिन जो मुस्लिम राजनीति है इसमें हम देख रहे हैं कि यूपी में कुछ नई पार्टियां भी बनी हैं, आपने पीस पार्टी का नाम लिया, कुछ पसपंदा राजनीति भी हो रही है, उसको भी लेके है। तो वो डायनेमिक्स क्या होगा? और दूसरी बात कि कांग्रेस का क्या भविष्य यूपी में? कांग्रेस बहुत कोशिश कर रही है, प्रियंका गांधी आज का प्रभार उनके पास है आज की तारीख में। तो इसके बारे में क्या देखने को मिल सकता है अगले कुछ महीने में? नहीं, आज नहीं है प्रभार। देखिए अभिनव जी, ये तथ्य थोड़ा और दुरुस्त रखिए, जनता को पता चलना चाहिए। प्रियंका गांधी प्रभारी महासचिव बनी थी, विदेश से लौटी थी, लखनऊ उतरी थी, और लखनऊ से उन्होंने रोड शो किया था। राहुल गांधी ने एसयूवी के बोनट पे खड़े होकर कहा था कि ये जाने वाली नहीं है, यहीं रुकेंगी प्रियंका जी। फिर किसी ने कहा कि शीला कौल जी वाला बंगला है, लखनऊ में और बंगले हैं, वो खोजे जा रहे हैं, रंगाई पुताई हो रही, सब चूना उना लगने लगा है। कहाँ गई प्रियंका जी? कहीं गई क्या? फिर खबर छपवाई गई कि जमीन से जुड़े लोगों को प्रियंका जी खोज रही, खोज पाई क्या? और अब समय कितना बचा है?
कांग्रेस के जिले में जो जिलाध्यक्ष हैं उनको पता है क्या कि पार्टी क्या कर रही, कौन सी रणनीति बना रही, सिवाय इसके कि राहुल जी कुछ बोलेंगे और उस पर ट्वीट करना है? इसके अलावा कुछ पता है क्या? क्या उनको पता है क्या कि भाई हमारे यहाँ जिले में कितनी विधानसभा सीटों पे कौन कौन प्रत्याशी हैं, किसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, राज्य कोई ऐसी चर्चा कर रहा हो, केंद्र कोई ऐसी चर्चा, कुछ है क्या? हाँ, खबरें आएंगी कुछ दिन में कि प्रियंका जी जमीनी एकदम प्रत्याशी खोज रही, ये सब खबरें आएंगी। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि ये खबरें आने से कुछ बनता नहीं है। हम पत्रकारों के लिए दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं, हम लोग टीवी पे बहस करते हैं तो अच्छा लगेगा, कोई बोलेगा यार कैसी बात कर रहे हैं आप, भाजपा कर रही, देखिए प्रियंका जी इस तरह से कर रही। लेकिन कहाँ है प्रियंका जी? या कोई भी जो कांग्रेस का नेता है, जैसे मैं तो सचमुच कहता हूं कि अगर मुझे राजनीति करनी होती और मैं अखिलेश यादव, प्रियंका या राहुल या मायावती की जगह होता तो मैं तय करता कि गाजियाबाद से गोरखपुर तक निकल जाऊंगा और जहां भी होगा हर जिले में 4 अस्पतालों का निरीक्षण करूंगा, अपने लोगों से बात करूंगा, व्यवस्था हो रही कि नहीं वो करूंगा। हमने किया क्या? नहीं किया। जब विपक्ष ये सारे काम नहीं करता है तो जनता फिर तुलना करने लगती है और उसमें फिर पुरानी बातें भी सामने आती हैं। तो साख का संकट वो बड़ा है और प्रभारी महासचिव उत्तर प्रदेश श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा, उनकी परफॉर्मेंस ये रही है कि आधा यूपी उनके पास था, आधा ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास। तो सिंधिया जी वाले में तो वैसे भी कोई सीट थी नहीं कांग्रेस के पास, प्रियंका जी वाले में थी, 2 सीट थी, रायबरेली अमेठी रह गई एक। परफॉर्मेंस कितना हुआ आप खुद सोच लीजिए। लेकिन ठीक है, इस पे चर्चा होगी, लोग टीवी में बहस करेंगे तो बताएंगे कि बहुत कुछ हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को जो करना चाहिए था वो कर रही है। और दुर्भाग्य से एक और मांग हो गई, लोगों को लग रहा है कि 5 साल की भाजपा की सरकार चल गई है, इतनी महामारी सब कुछ है तो कुछ हो सकता है। तो कांग्रेस का एक खेमा जो हमेशा चाहता है कुछ सत्ता का हिस्सा मिला रहे, कुछ मलाई मिल रहे, वो फिर से पुश कर रहा है कि अखिलेश जी के साथ हाथ मिला लीजिए। यानी जिसको कहते हैं ना कि कोढ़ में खाज, वो तैयारी हो रही है। देखिए क्या करते हैं। और क्योंकि प्रशांत किशोर वैसे तो कह रहे हैं कि हम प्रबंधन छोड़ चुके हैं, लेकिन कंपनी तो है उनकी, लोग उनके काम कर रहे हैं, तो कहां से पैसे उसे मिलेंगे? तो कहा ही जा रहा है कि अखिलेश यादव के साथ जाएंगे। तो राजनीतिक परिदृश्य इस तरह से कुछ मुझे अभी दिख रहा है उत्तर प्रदेश में बन रहा है। लेकिन बसपा का ग्राउंड पे इस समय क्या हाल है? मतलब एक तो आपने बोला कि मायावती जी जो है उनका टच खत्म हो गया है, वो बाहर नहीं निकल रही हैं, तो उस संगठन का क्या होगा? क्या ये भीम आर्मी का जो एक राइज हुआ है, क्या आपको लगता है कि वो टेक ओवर कर लेगा पूरे बसपा की स्पेस को? नहीं, ये हो सकता था। एक समय में लगा कि चंद्रशेखर वो कर पाएंगे, और लेकिन हुआ क्या कि कई बार जब अपनी राजनीतिक रणनीति तय करते हैं तो उसमें आपको अपनी ताकत दूसरे के पीछे नहीं लगानी चाहिए। ये हमेशा ये पहला बेसिक है। अगर कोई भी राजनीति करना चाहता है तो मेरा गुरु मंत्र मान लीजिए, हालांकि ये मेरा नहीं है, बहुत पहले से ये चला। लेकिन सच यही है कि जब आप अपनी ताकत अर्जित करते हैं और उसको किसी को सौंप देते हैं या किसी के पीछे आप चलते हुए दिखते हैं तो ताकत क्षरण होने लगता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। चंद्रशेखर के साथ भी वही हुआ। और चूंकि वो प्रियंका जिस तरह से उनसे मिलने गई थी अस्पताल में, जिस तरह से लगा कि वो कांग्रेस के साथ जा रहे हैं, तो आप किसके साथ जा रहे हो? किसी मजबूत के साथ जा रहे हैं? नहीं, आप कांग्रेस के साथ जा रहे हैं जो इतने दशकों से उत्तर प्रदेश में सत्ता में है ही नहीं, जिसके विधायक दिया लेके खोजने पड़ते हैं कि अच्छा कौन वाले हैं, कुछ लोग हैं जो अपनी विधायकी बचा पाते हैं। तो चंद्रशेखर ने वो बहुत बड़ी रणनीतिक गलती की। और यहां एक बात और समझिए कि जब भी चंद्रशेखर उठने की कोशिश करेंगे तो चूंकि जो उनका पूरा जिसको कहें कि पूरी राजनीति है वो दलित प्लस मुस्लिम है, तो वैसे तो पूरी तरह से मायावती वाली राजनीति है। लेकिन भैया इसमें अखिलेश जी भी तो हैं, मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र हैं, उनको पता है कि थोड़ा सा भी मामला गड़बड़ाया तो वो नहीं चाहेंगे कि ये गठजोड़ सफल हो। ये बहुत सी चीजें थी जिसका आकलन करने में चंद्रशेखर नहीं हो पाए। और मायावती के बारे में एक बार समझिए, वो कभी भी कोई भी चुनाव हारती है, कुछ होती है तो आउट ही हो जाती है, लेकिन उनका जो अपना एक वोट बैंक है वो बड़ा सॉलिड है। अब कितना वो लड़के बहुत आगे ले जा पाएंगे ये अभी थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है। वो कह रहे हैं कि हम सर्वजन को लेके आएंगे, ब्राह्मणों को बहुत टिकट देंगे, तो पिछली बार भी दे चुकी हैं। लेकिन ये बार बार ऐसे होता नहीं, आपको साख बनानी पड़ती है, आप कर क्या रहे हैं वो होता है।
तो मुझे लगता है कि वो एक मुश्किल है जो मायावती उससे उभरे। और मुझे लगता है कि अभी जो सबसे बड़ी चीज है ना, कि ये जो सारी की सारी पार्टियां हैं, इनको बस इस पर सारी आस टिकी हुई है कि भाजपा में कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, अपना क्या अच्छा हो रहा है उस पर नहीं कर रहे। तो ये बड़ा संकट है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत का विपक्ष ऐसा है। लेकिन आपसे मेरा आखिरी प्रश्न है हर्ष जी, कि योगी सरकार के पिछले 5 साल में क्या उपलब्धियां रही हैं जो उनको चुनाव में फायदा दे सकती है? देखिए, योगी सरकार के 5 साल की उपलब्धि अगर मैं कहूँ तो सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही है कि उत्तर प्रदेश में जिले जिले में जो छोटे छोटे गुंडे बदमाश थे, माफिया थे, वो खत्म हो गए। और बहुत बड़ी उपलब्धि मैं आपको बताऊं कि ये दिल्ली में बैठने वालों को नहीं समझ में आया, कोई जिला नहीं होता था जहां एक गुंडा ना हो जो डीएम से ज्यादा ताकतवर होता, कोई जिला नहीं होता। तो वो खत्म हो गया। आज कोई ऐसा नहीं है, हर जिले में कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से राजनीति कर सकता है, काम धंधा कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी जो बहुत बड़ी चीज है कि जब हम कहते हैं कि क्या जो बेसिक एमिनिटीज हैं वो पहुंची, क्या निश्चित तौर पर पहुंची। सड़क हो, बिजली हो, इन दोनों ही मोर्चों पर बहुत अच्छा काम किया है। हालांकि उसमें केंद्रीय योजनाओं का बहुत महत्व है, लेकिन केंद्रीय योजनाएं वैसे भी मोदी जी तो कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, तो उसी पे चुनाव फिर लड़ा जाएगा। तो निश्चित तौर पर जो पंडित दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना रही, जो सड़कों का जो कहीं पूरा पूरा नेटवर्क रहा, और कमाल की बात यह है कि इसमें जो रेलवे की चीजें हैं, रेलवे का नेटवर्क बिछा। एक समय में जब रेल मंत्री के तौर पर मनोज सिन्हा थे, तो उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़ा काम किया। और चूंकि खुद प्राइम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां बहुत काम है। एक बहुत शानदार काम हुआ, वो तो अपने आप में केस स्टडी है, मैंने उस पर बहुत लेख लिखे, और मुझसे कोई भी मांगता है तो मैं उस विषय पर लेख लिखता हूँ। जो प्रयागराज का कायाकल्प किया, अद्भुत था वो। मैं 4.5 दशक मुझे भी हो गया, हालांकि ये जीवन है, लेकिन जो जानते समझते भी करीब जब से बड़े हुए तब से समझ रहे हैं, उस शहर में कुछ नहीं होता था। इतना बड़ा शहर, इतनी संभावनाओं वाला शहर, वो माघ मेला आता था, रंगाई पुताई करके खत्म। लेकिन पहली बार काम हुआ, काम। पहली बार सड़कें चौड़ी दिखने लगी, पहली बार लगा कि हाँ इस शहर को कुछ मिला है। तो मुझे लगता है कि ये वो बड़ी चीजें हैं जिस पर योगी आदित्यनाथ को लाभ होगा। और निजी तौर पर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, निजी तौर पर भ्रष्टाचार मुक्त योगी आदित्यनाथ, ये बहुत बड़ी चीज। जी, तो चुनाव की बिसात बिछने लगी है यूपी में, और सभी अपनी चालें चल रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जो न्यूज आ रही है ये भी विपक्ष की तरफ से प्लेस की जा रही है, एक माहौल क्रिएट करने में दिल्ली वर्सेस लखनऊ का। लेकिन हमें देखना पड़ेगा राजनीति कैसे आगे अनफोल्ड करती है। यूपी की राजनीति आपने सही बोला, यहाँ पे कोई क्षेत्रीय राजनीति है नहीं। यूपी की राजनीति सीधे राष्ट्रीय राजनीति होती है। यूपी में हर कोई नेशनल मुद्दे पे ही वोट करता है सीधे। सो थैंक यू हर्ष जी, आप आए, आपने समय दिया, और आपका यूट्यूब चैनल तो मेरा मानना है कि वन ऑफ द बेस्ट है इस तरह की खबरों पर नजर रखने के लिए। सो थैंक यू फॉर योर टाइम, एंड thank you audience for listening to us, and please subscribe to the channel and also join as a member if you like. Hoping to see you soon. Thank you.